स्मार्ट सिटी के दावों पर जनता को लगा झटका। पहली ही बारिश ने दिल्ली एनसीआर को कर दिया हक्का बक्का। मॉनसून की एंट्री तो बड़े गाजे बाजे के साथ हुई थी, लेकिन पहली ही बारिश ने दिल्ली एनसीआर का जो हाल किया उसे देखकर जनता यही कह रही है, ऊंची दुकान और फीके पकवान। जगह जगह जल भराव और ट्रैफिक जैम ने दिल्ली की कमर तोड़ दी। हालात इस कदर बेकाबू हैं कि बारिश के कारण आम जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया। दिल्ली के रोहिणी में तो 3 मंजिला निर्माणाधीन मकान ही भर भरा कर ढह गया, जिससे कई लोग मलबे में फंस गए। अब इसे अफसरशाही की लापरवाही कहें या भ्रष्टाचार का नतीजा। जब भी कोई हादसा होता है तब जाकर यह प्रशासनिक अमला जागता है। करोड़ों का टैक्स देने वाले लोग घंटों तक सड़कों पर भयंकर जाम में फंसे रहे। सड़कें और नाले इस तरह उफान पर आए हैं कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो गाड़ी सड़क पर चला रहे हैं या उसको रेंग रहे हैं। हर साल मॉनसून से पहले अफसर दावे करते हैं कि सारी तैयारियां एकदम चकाचक हैं, एकदम पूरी हैं, लेकिन बारिश आते ही अफसरों को सांप सूंघ जाता है। ऐसा लगता है कि करोड़ों रुपए का ड्रेनेज बजट भी बारिश के पानी के साथ बह जाता है। और ये स्कूल के बच्चों की छुट्टी होना, लोगों को निकलना, इतनी भारी परेशानी है कि हम एक दिन का कार्य नहीं है। अब 2 महीने मानसून चलेगा, 2 महीने दुकानें बंद हैं। कोई किराया भर रहा है 15,000 रुपये, कोई कैसे बैठा है, कोई रोज के पैसे लेके काम कर रहा है। कहाँ से किसी को पैसे देगा, कहाँ से अपना परिवार का पालन पोषण करेगा। सिर्फ वादों के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब सवाल ये है कि आखिर हर साल करोड़ों का बजट जाता कहां है। जो नेता और अफसर अब तक दूध के धुले बन रहे थे, इस जलभराव ने उनकी पोल पट्टी सरेआम खोल दी है। क्या हर साल होने वाले इस जलभराव के लिए अफसरों पर सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सवाल बड़े हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल ने इन दिनों E20 पेट्रोल को लेकर झंडा बुलंद किया हुआ है। ईंधन में मिलावट का ये कैसा नया दस्तूर है। जनता मांगे पूरा माइलेज, सरकार को अपने फैसले पर गुरूर है। देश में पर्यावरण और तेल का आयात कम करने के लिए सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का फैसला तो कर दिया, लेकिन जमीन पर आम जनता की गाड़ियों का क्या हाल हो रहा है, ये किसी से भी छिपा नहीं है। बड़े बड़े दावों के बीच आम आदमी की गाड़ी का माइलेज ऐसा घट रहा है कि लोगों की जेबें खाली हो रही हैं। सरकार मस्त है और आम आदमी त्रस्त है। जनता परेशान है। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का इरादा कर लिया है। केजरीवाल खुद दिल्ली के पेट्रोल पंपों, ऑटोमोबाइल शोरूम और सर्विस सेंटर का दौरा करेंगे। वो सीधे जनता, ऑटो चालकों और मैकेनिकों से बात करके उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ पेट्रोल पंप्स पे जाऊंगा, कुछ सर्विस सेंटर्स पे जाऊंगा और कुछ मिस्त्रियों पे जाऊंगा लोगों से बात करने के लिए। लोग क्या कहते हैं? सरकार तो अड़ी हुई है, जिद पे अड़ी हुई है कि हम E20 थोपेंगे सबके ऊपर। जनता क्या कहती है? सरकार कहती है सेफ है, कुछ नहीं होता, थोड़ी बहुत माइलेज कम होती है, इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होगा। जनता क्या कह रही है? जनता का क्या एक्सपीरियंस है? केजरीवाल का सीधा आरोप है कि सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल यानी E20 फ्यूल मिलाने का फैसला बिना पर्याप्त तैयारी और व्यापक परीक्षण के लागू कर दिया। अब नतीजा आप सबके सामने है। गाड़ियों के इंजन जवाब दे रहे हैं, माइलेज कम हो रहा है और जनता को पहले के मुकाबले ज्यादा पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। मतलब एकदम साफ है, सस्ता ईंधन बोलकर गाड़ी के माइलेज से कर दिया खेला। जनता बेचारी पूछ रही, आखिर कब खत्म होगा ये झमेला। हमारे देश में 22 करोड़ मोटरसाइकिल ऐसी हैं जो E20 कंप्लायंट नहीं है, वो E20 इस्तेमाल नहीं कर सकती। 8 करोड़ कार ऐसी हैं जो E20 कंप्लायंट नहीं है, वो E20 इस्तेमाल नहीं कर सकती।
सरकार की इस जिद की वजह से 30 करोड़ व्हीकल्स रिस्क पे हैं। 30 करोड़ व्हीकल्स, इनका कबाड़ा हो जाएगा 30 करोड़ व्हीकल्स का। मेरी हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी से, जिद मत करो, मान जाओ। एक ही चीज मांग रही है जनता की, ऑप्शन दे दो। जनता को लगा था कि एथनॉल मिलाने से पेट्रोल सस्ता होगा और राहत मिलेगी, लेकिन यहां तो उल्टा ही हो गया। ऐसी स्थिति हो गई है, पैसे पूरे लग रहे हैं लेकिन गाड़ी आधे रास्ते में ही हाँफ जा रही है। अब अफसर और नीतियां बनाने वाले तो कबूतरों की तरह आंख बंद करके बैठे हैं, मानो उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा। अब जनता का तेल निकल गया, तब जाकर सड़कों पर इस मुद्दे पर सियासत गर्म हुई है। अखिलेश यादव के चढ़ावा चोरी वाले बयान के बाद अब केजरीवाल का ये एथनॉल ब्लेंडिंग वाला दांव इशारा कर रहा है कि विपक्ष सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहता। इसे राजनीति में कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। लेकिन अब सवाल यह है कि इस एथनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल से आखिर जनता को क्या मिला? महंगा पेट्रोल, कम माइलेज, खराब गाड़ी। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर पर्यावरण बचाने की कीमत सिर्फ जनता की जेब से ही आखिर क्यों वसूली जा रही है? क्या बिना तैयारी के ऐसे बड़े फैसले लागू करना सिस्टम का सरेआम फेलियर नहीं है? आपको क्या लगता है? क्या बिना टेस्टिंग के E20 पेट्रोल लागू करना सही था? क्या केजरीवाल की मुहिम जनता को राहत दिला पाएगी? चलिए अब बात करते हैं यूपी की। एक तरफ अखिलेश यादव सरकार को घेरने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ उनके करीबी के यहां ईडी की रेड पड़ गई। तो ऐसे में अब सवाल ये उठते हैं कि ईडी और सीबीआई की रेड के लिए क्या विपक्ष का नेता होना ही सबसे बड़ी योग्यता बन गई है? क्या सरकार से सवाल पूछने या आरोप लगाने की कीमत अब जांच एजेंसियों की दस्तक है? अगर कानून सबके लिए बराबर है तो फिर सत्ता और विपक्ष के मामलों में कार्रवाई की रफ्तार अलग अलग आखिर क्यों नजर आती है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय घटनाएं इतनी तेजी से बदल रही हैं कि एक मुद्दे की गूंज खत्म भी नहीं होती, दूसरा सियासी धमाका हो जाता है। एक तरफ अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला विपक्ष के निशाने पर है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से जवाब मांग रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के झांसी और लखनऊ समेत 7 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हो जाती है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय का अपना अलग पक्ष है। एजेंसी का कहना है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के खिलाफ ये मनी लॉन्ड्रिंग और कथित अवैध संपत्तियों की जांच के सिलसिले में छापेमारी की गई है। लेकिन राजनीति में सिर्फ कार्रवाई मायने नहीं रखती, बल्कि ये भी मायने रखता है कि कार्रवाई कब और किस मौके पर की जाती है। और यहीं से समाजवादी पार्टी को योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने बिना देर किए सोशल मीडिया पर तंज कस दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जहां सीसी यानी चढ़ावा चोरी का मामला उठ रहा है, वहां ईडी के अधिकारी दस्तक क्यों नहीं दे रहे? विपक्षी नेताओं के खिलाफ एजेंसियां बिजली की रफ्तार से सक्रिय हो जाती हैं, लेकिन सत्ता से जुड़े मामलों में वो तेजी आखिर दिखाई क्यों नहीं देती? यही वो सवाल है जिसे सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि कई विपक्षी दल वर्षों से उठाते रहे हैं। उनका आरोप है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई का निशाना बार बार विपक्ष के नेता ही आखिर क्यों बनते हैं? क्या यह महज संयोग है या फिर राजनीति में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत सच साबित होती नजर आ रही है? भाजपा की सरकार जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तो विपक्षी पार्टियों के विधायकों और पूर्व विधायकों घरों के ऊपर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की रेड डाल करके जनता को, विधायकों को डराने का काम करती है।
भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए विद्वेष और बदले की भावना से समाजवादी पार्टी के विधायकों, पूर्व विधायकों घरों के ऊपर ईडी इनकम टैक्स का छापा डालने का काम कर रही है। भाजपा की सरकार दमन, जुल्म और तानाशाही से विपक्ष और जनता की आवाज़ दबाना चाहती है। विपक्ष के इन आरोपों को बीजेपी और उसकी सरकारें पूरी तरह से खारिज करती रही हैं। उनका तर्क होता है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और कानून अपना काम कर रहा है। अगर किसी के खिलाफ सबूत है तो कार्रवाई होगी ही, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो। लेकिन राजनीति में धारणा भी उतनी ही अहम होती है जितनी की हकीकत। जब बार बार विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई होती है और सत्ता पक्ष से जुड़े मामलों पर खामोशी बनी रहती है तो लोगों के मन में सवाल उठने लाजमी हैं। ये पहला मौका नहीं है जब ईडी की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ हो। इससे पहले भी कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि जैसे ही वो सरकार के खिलाफ मुखर होते हैं, जांच एजेंसियों की फाइलें खुल जाती हैं। वहीं बीजेपी का हमेशा जवाब यही रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन असली सवाल अब भी वही खड़ा है। क्या राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े आरोपों की भी उसी गंभीरता से जांच होगी जैसी विपक्षी नेताओं के मामले में देखने को मिलती है? अगर होगी तो विपक्ष के आरोप अपने आप कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं होगी तो सरकार के लिए इन सवालों का जवाब देना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। जब जांच के तराजू पर अलग अलग बाट रखे जाने के आरोप लगे तो बहस होना तय है। लोकतंत्र की असली ताकत यही है कि सवाल पूछे जाएं, जवाब मांगे जाएं और कानून का पैमाना हर किसी के लिए एक जैसा हो। फिलहाल ईडी अपनी जांच कर रही है, विपक्ष अपने आरोप दोहरा रहा है, बीजेपी भी अपने बचाव में खड़ी हुई है। लेकिन इस पूरे के पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से उस बहस को जिंदा कर दिया है जो पिछले कई सालों से सियासत के केंद्र में है। क्या जांच एजेंसियां सिर्फ कानून के मुताबिक काम कर रही हैं या फिर उनकी निष्पक्षता पर उठ रहे सवालों का जवाब अभी बाकी है? अब यूपी के बाद बात करते हैं उत्तराखंड की। अभी अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी का विवाद थमा भी नहीं था कि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में भी ऐसा ही मामला सामने आ गया है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा, आस्था के नाम पर कैसा ये अंधेर है, श्रद्धालु जो अर्पण कर गए उसी चढ़ावे में हुआ खेल है। जहां लोग अपनी आस्था, अपनी मन्नतें लेकर झोली फैलाते हैं, उसी बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे में हेरफेर का एक ऐसा मामला सामने आया है कि सुनने वालों के पैरों तले जमीन ही खिसक जाए। बाहर से व्यवस्थाएं चमचमाती हैं, लेकिन अंदर ऐसा खेल चल रहा है कि पहली बड़ी आपराधिक कार्रवाई करनी पड़ गई। बद्रीनाथ थाने में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत बाकायदा एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मामला इतना संगीन है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सामने आना पड़ा। उन्होंने हाई लेवल कमेटी बनाकर 15 दिनों में रिपोर्ट तो मांगी ही है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये गो हत्या जैसा पाप है। ये वैसा ही है जैसे कोई अपने माँ बाप की हत्या कर देता है। ये अपराध अक्षम्य है। कार्रवाई सब हो गई है, आपको अपडेट हो जाइए। जो भी देखे, जो भी दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। कठोर कार्रवाई होगी, कमेटी बना दी गई है और पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जो कार्रवाई है प्रारंभ कर दी है, रिपोर्ट दर्ज हो गई है। ये तो गौ हत्या जैसा पाप है जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीज़ों को करे। जैसे माँ बाप की कोई हत्या कर देता है, उस प्रकार का महापाप है। इसमें ये क्षमा योग्य नहीं है और जो भी होगा उसको पूरा कानून अपना काम करेगा। मुख्यमंत्री के इन कड़े शब्दों से साफ है कि पानी अब सिर से ऊपर गुजर चुका है। लेकिन सवाल ये है कि प्रशासन अब तक आखिर क्या कर रहा था? आखिर क्यों ये चढ़ावा चोरी पहले नहीं पकड़ी गई? आखिर कब तक होता रहेगा आस्था के साथ खिलवाड़? अभी तो जांच शुरू हुई है, लेकिन इस जांच में सबसे बड़ा पेच कहां फंस रहा है, चलिए आपको समझाते हैं।
दरअसल सवाल ये उठ रहा है कि अध्यक्ष कार्यालय का एक साधारण सा कर्मचारी प्रमोद नौटियाल इतना ताकतवर कैसे हो गया? उसे चढ़ावा गिनने और प्रोटोकॉल जैसी इतनी संवेदनशील जिम्मेदारियां किसके हुक्म पर सौंपी गई? अभी तक जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि आखिर नियमों को ताक पर रखकर ये वीवीआईपी ड्यूटी किसके इशारे पर बांटी जा रही थी? क्या निगरानी की प्रक्रिया में जानबूझकर ढील छोड़ी गई ताकि बहती गंगा में सभी हाथ धो सकें? सवाल बड़े हैं और कड़े हैं और जांच पर इनके जवाब मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बद्रीनाथ धाम में हुई चढ़ावा चोरी के आरोपियों को सजा मिलेगी? क्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों को सजा मिलेगी या सिर्फ दोनों ही जगह छोटे प्यादे पकड़े जाएंगे और बड़े मगरमच्छ बचकर निकल जाएंगे? इस पर जो भी आपकी राय है कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।